भाग 1 वर्ष 2060 तीसरा विश्व युद्ध के बाद चहुं ओर घोर संकट छाया हुआ है। मानव जाति अपने पतन के कगार पर है। अब ना कोई कानून है ना प्रशासन। जो ताकतवर है उसी का राज है। लोग हताश हैं, परेशान हैं और दुखदायी जीवन जीने को मजबूर हैं। बड़े बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। पूरी दुनिया में अराजकता का माहौल है। सेना के बड़े अधिकारी तानाशाह हो गए हैं और इस तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी लालच मक्कारी हमें ले डूबी। आज से 20 वर्ष पहले सन 2040 को शुरू हुई विश्व के ताकतवर देशों के बीच भयानक महायुद्ध, जो हमारी दुनिया को अनंत अंधकार रूपी दानव जैसे भुखमरी, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी के आगोश में धकेल दी। बड़े बड़े शहर एटॉमिक हमले में तबाह हो गए। हमारे पड़ोसी देशों का नामो निशान ना रहा। सरकारें गिर गईं, व्यवस्थाएं ठप पड़ गईं। भाग 2। एक महान देश भारत, जो कभी एक लोकतांत्रिक देश था, आज टुकड़ों में बंट चुका है। उत्तरी भारत में सेना के पूर्व जनरल अभिजीत राठौड़ का कब्जा है, जो अब एक तानाशाह बन चुके हैं। लेकिन वे अच्छे हैं। जितने लोगों को वे बचा सकते थे उन्होंने बचाया, और भारत के बाकी बचे क्षेत्रों में बाहुबलियों, नक्सलियों और अपराधियों ने अपना अलग अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया है। दिल्ली, जो कभी भारत की राजधानी थी, आज बंजर हो चुकी है, और वहाँ की बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें, जो कभी अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थीं, आज खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। शिवांश अपने 3 दोस्तों और कुछ बच्चों के साथ एक टूटी हुई इमारत को अपना आशियाना बनाए हुए है। शिवांश अभिजीत राठौड़ की सेना में एक बहादुर सिपाही है। उसे आज उसके मेजर केशव भगत का संदेश मिला। उन्हें आज किसी मिशन पर जाना है, तो वह निकल गया। उसका एक दोस्त प्रेरणा, जो डॉक्टर थी, उसके पास डिग्री नहीं थी। उसने पुराने बचे हुए मेडिकल किताबों से अपना ज्ञान अर्जन किया था। और तीसरा दोस्त रमेश एक शिक्षक है, जो वहाँ उस इलाके में शरण लिए बच्चों को पढ़ाता था। वहाँ लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, सिवाय वहाँ के बर्बाद हो चुकी इमारतों में कीमती सामानों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें और रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली चीजों को ढूंढ कर जमा करने। वे उन सामानों को सेठों, मारवाड़ियों और बनियों को दे देते थे, और बदले में उन्हें खाद्य सामान मिलते थे। जिंदगी इसी तरह चल रही थी। भाग 3। शिवांश एक 20 साल पुरानी स्प्लेंडर, जिसे खुद ही इधर उधर से उसके पार्ट्स पुर्जे ढूंढ ढूंढ कर ठीक किया था, उस पे सवार हो पुरानी दिल्ली का एक स्थान, जो कभी एक महाविद्यालय था, वहां पहुंचा। भारत की बची खुची सेना उसे अपना हेडक्वार्टर बना चुकी थी। द्वार के पास वहां पहरा दे रहे जवानों को अपना आई कार्ड दिखाता हुआ शिवांश वहां दाखिल हुआ। अपने बाइक को साइड में लगाया और मेजर केशव भगत के समक्ष हाजिर हो गया। उन्हें सलामी देने के बाद उनके साथ बैठ गया। वहाँ और भी लोग थे, कुछ सेना के जवान, कुछ वैज्ञानिक और कुछ इंजीनियर्स। सभी आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें क्यों बुलाया गया है, इस पर चर्चा हो रही थी। तभी वहाँ 2 हाई लेवल आर्मी अफसर आए। उन्हें बताने लगे, आपको यहाँ एक खास मिशन के लिए बुलाया गया है। इस मिशन का नाम है दशानन विजय है, जो किसी पौराणिक कथा के दैत्य का नाम है, जिसके पास असीम शक्तियां थीं। एटॉमिक महायुद्ध से पहले हमारे वैज्ञानिक और आर्मी की एक टीम किसी गुप्त हथियार पर काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को ही तबाह कर दिया। हमें पाषाण युग की ओर धकेल दिया। पर एक गुप्त सूचना मिली कि कर्नाटक के जंगल में मौजूद हमारे लैब को बोरो नक्सलियों द्वारा ढूंढ लिया गया है, और उसे वो फिर से एक्टिवेट करने में लगे हैं। तभी एक इंजीनियर उठा और पूछने लगा, वो कोई न्यूक्लियर बम है क्या सर? नहीं, हमें नहीं पता वहाँ क्या है, पर इतना पता है, अगर वो हथियार किसी गलत हाथों में चला गया तो पूरे विश्व को झुका सकता है। उन 2 अफसरों में से एक ने उत्तर दिया, तो हमारे लिए क्या आदेश है सर? मेजर केशव भगत खड़े होकर पूछने लगे। आपको वहाँ जाना है जवान, उस जगह की छानबीन करनी है, वहाँ कौन सा हथियार है इसकी जानकारी जुटानी है, उस जगह को बम से उड़ाना है और सुरक्षित वापस लौट आना है। उन 2 अफसरों में से एक ने कहा, पर हम वहाँ घुसेंगे कैसे सर? वो तो बहुत सेंसिटिव इलाका है, नक्सलियों, अपराधियों और बाहुबलियों का अड्डा है। अचानक शिवांश ने प्रश्न किया। उसकी बात सुनकर मेजर बोलने लगे, वहाँ जाने के लिए पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है जवान। हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को हेलीकॉप्टर से क्रॉस करेंगे और गोवा में लैंड करेंगे। वहाँ हमारा एक हेल्पर है, बाबा बबलू, जो कीमती सामानों का स्मगलर है। वो हमें वहाँ से आगे ले जाएगा। इसी जानकारी के साथ वो हाई लेवल गुप्त सभा समाप्त होती है। सभी मिशन की तैयारी में लग जाते हैं। भाग 4।
शाम होने को थी। मेजर केशव भगत, शिवांश और कुछ जवान, साथ में 2 वैज्ञानिक और 2 इंजीनियर भी थे। सेना के एक पुराने हेलीकॉप्टर में उड़ान भर चुके थे। वे मध्य प्रदेश की धरती को पार कर महाराष्ट्र की धरती में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने नीचे देखा। सबसे पहला एटॉमिक हमला महाराष्ट्र में ही हुआ था। कई करोड़ लोग क्षण भर में ही मारे गए। कुछ लोग इसके रेडिएशन के प्रभाव में आकर धीरे धीरे मारे गए। अगल बगल के राज्य भी वीरान हो गए। कुछ घंटों के सफर के बाद वे गोवा पहुंचे। हेलीकॉप्टर उन्हें वहां छोड़ वापसी का उड़ान भर चुकी थी। वे नीचे उतरकर पास ही एक वीरान इमारत में छुप गए, जैसा कि उन्हें इंस्ट्रक्शन था, और इंतजार करना था जब तक कि बाबा बबलू उन्हें पिक करने नहीं आता। तुरंत ही एक बड़ी वैन हॉर्न बजाती उस इमारत के पास आकर रुकी। उसमें से एक मोटा शख्स जो रंगीन चश्मा लगाए था उतरा और सिटी मारने लगा। सिटी की आवाज सुन मेजर, शिवांश और उनकी टीम इमारत के बाहर आई और उस वैन में समा गई। बाबा बबलू वैन को तेज रफ्तार से भगाते हुए ले जाने लगा। उसने बताया कि इन इलाकों में महायुद्ध के बाद से लोकल गुंडों ने मिलकर अपनी फौज बना ली है और उनका ही यहाँ राज चलता है। लेकिन अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह नक्सलियों के कब्जे में है। उनका नया लीडर चिमेरा सांगवा है। उससे पहले उसके पिता घोनुआ सांगवा थे, जिसे उसने खुद मार डाला। वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। लूटपाट, हत्या और वसूली इनका मुख्य धंधा है। अभी वे कर्नाटक के जंगलों में हैं, कुछ तो मिला है उन्हें। इतना बताने के साथ ही बाबा बबलू चुप हो गया। आगे कर्नाटक का बॉर्डर था। वहां कुछ नक्सली थे जो पहरा दे रहे थे। ओए रुक रुक, वैन को आता देख एक नक्सली जो हाथों में AK-47 पकड़े था बोलने लगा। बाबा बबलू झट से अपने वैन को रोक दिया। क्या हुआ कर्नल साहब? बाबा बबलू उस नक्सली को बोला। हम लोगों की बख्शीश कहाँ है रे बबलुआ, बिना बख्शीश दियो ना जाओगे, वो नक्सली बोलने लगा। लाया हूं ना कर्नल साहब। इतना कहने के साथ बाबा बबलू अपनी सीट के नीचे से पुरानी बची शराब ओल्ड मूव के 2 बोतल निकाल उन्हें दे देता है। कर्नल नक्सली बबलू को जाने का इशारा करता है। बाबा बबलू वैन को आगे बढ़ाता है और अंधेरे में वैन आगे बढ़ता हुआ उन नक्सलियों की आंखों से ओझल हो जाता है। भाग 5। आज से 6 वर्ष पहले चिमेरा सांगवा, जो नक्सलियों का कमांडर था, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनकी हत्या कर खुद गद्दी पर विराजमान हो गया। कर्नाटक और आसपास के इलाकों में भी कब्जा करता गया। अधिक से अधिक बेरोजगार और बेसहारा लोगों को अपनी फौज में शामिल करता गया। एक दिन उस गुप्त प्रोजेक्ट का कोडेक्स और ब्लूप्रिंट उसके हाथ लगा, जो उसे पूरे विश्व में सबसे ताकतवर बना सकता था। उसने उस गुप्त प्रयोगशाला को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया और वो कुछ वैज्ञानिकों की मदद से उस भूमिगत प्रयोगशाला को ढूंढ निकाला। आज वो उस कोडेक्स की मदद से उस गुप्त हथियार को अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये बात जनरल राठौड़ को उसके किसी गुप्तचर ने बताई, जो वहां कई वर्षों से जासूसी कर रहा था। कर्नाटक में जगह जगह चिमेरा सांगवा अपने नक्सलाइट ग्रुप को अलर्ट मोड पर रखे हुए था। वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता था। इसलिए जनरल राठौड़ ने अपने सबसे बेस्ट कमांडो फोर्स को इस मिशन में भेजा था। मेजर केशव भगत और शिवांश इस मिशन को लीड कर रहे थे। उनका मुख्य काम वहां से जानकारियां इकट्ठा करना और उस भूमिगत प्रयोगशाला को ब्लास्ट करना था। भाग 6। बाबा बबलू उस वैन को भगाता हुआ उस प्रयोगशाला से 5 किलोमीटर दूर पहुंचकर रुक गया। वो एक वीरान जगह थी। वहां एक व्यक्ति उन्हें मिला जो सिगरेट के कश लगा रहा था और कंधे पर एक बंदूक टांगे था। सभी सेना के जवान वहां वैन से उतरे। बाबा बबलू उनसे विदा लेता हुआ बोला, मेरा काम यहाँ खत्म होता है। अब आप लोगों को आगे का रास्ता श्रीमान विजय दिखाएंगे और पूरे मिशन में आपका साथ रहेंगे। इतना कहने के साथ वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में निकल लेता है। कैप्टन विजय वर्षों से वहां थे। वहां के नक्सलियों, अपराधियों और बाहुबलियों पर नजर गड़ाए। जनरल राठौड़ का एक ही सपना था, पूरे भारत को एक करना। लेकिन उनके पास संसाधन सीमित थे। महायुद्ध के बाद से सेना बल में भी भारी कमी आई थी, जिसका फायदा उठाकर अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने फायदे के लिए अपना अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। विश्व महायुद्ध से पहले भारत के लोग जाति, धर्म और भाषा के नाम पर लड़ते रहते थे। यही कारण है कि हमारा देश आज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है, जिसमें राजनीतिक बाहुबलियों का राज हो गया है। कैप्टन विजय पूरी टीम को एक उजड़ी हुई इमारत में ले आते हैं और उन्हें बताते हैं, यहाँ से खतरा बहुत बढ़ जाएगा। जगह जगह पर नक्सलियों का ग्रुप कैंप बनाकर उस प्रयोगशाला की रखवाली कर रहा है। हमें महायुद्ध से पहले बने सुरंगों से होकर जाना होगा।
लेकिन यहाँ से 1 मील दूर नक्सलियों का एक ग्रुप पहरे पर है। उन्हें खत्म करना होगा, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। सभी हाँ में सर हिलाते हैं और वहां से छुपते हुए आगे बढ़ते हैं। वे उजड़े हुए इमारतों से होकर उस जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। वहां आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उन्हें एक बस्ती दिखती है। मेजर केशव कैप्टन विजय से पूछता है, यहाँ कौन लोग रहते हैं? कैप्टन विजय उन्हें बताते हैं, ये लोग इन नक्सलियों के सपोर्टर हैं। यहाँ बहुत सी बस्तियां हैं। फिर वे कुछ मील की यात्रा पैदल ही करते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां नक्सलियों का कैंप था और वहीं पर सुरंग का मुहाना भी। भाग 7। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की टीम को वे वहीं छोड़कर कैप्टन विजय के साथ सभी कमांडो के जवान शिकार पे निकलते हैं। मेजर केशव और शिवांश अपने हाथों में धारदार खंजर लिए रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और कैंप के आगे पहरा दे रहे 2 नक्सलियों पर टूट पड़ते हैं। उनको वहीं ढेर कर आगे बढ़ते हैं। कैप्टन विजय अपनी फुर्ती दिखाते हुए साइलेंसर लगे पिस्तौल से 4 नक्सलियों को फौरन ठिकाने लगा देते हैं और बाकियों को उनके कमांडोज ठिकाने लगा देते हैं। फिर वे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की टीम को वहां आने का इशारा करते हैं। उनके वहां पहुंचते ही वे सभी उस सुरंग में प्रवेश कर जाते हैं जो प्रयोगशाला में जाकर मिलती थी। सुरंग में वे तेजी से बढ़ रहे थे। उनके पास आज रात का ही समय था। रात्रि का आधा पहर बीत चुका था। उन सुरंगों में उन्हें बहुत से कमरे बने मिले जहां हथियारों और अनाजों का भंडार था। वहां भी उन्हें कुछ नक्सली मिले जिन्हें वो ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलते ही वो भूमिगत बने उस प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा बहुत से वैज्ञानिक और कंप्यूटर विशेषज्ञ कार्यरत हैं और कुछ नक्सली गार्ड उनसे जबरदस्ती कार्य करवा रहे हैं। मेजर केशव और शिवांश कैप्टन विजय के साथ साइलेंसर लगे पिस्तौल से उन पर हमला करते हैं और बाकी के कमांडोज को वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करते हुए उस प्रयोगशाला के कंट्रोल रूम तक ले जाने की हिदायत देते हैं। हमला दोनों तरफ से हो रही थी। वो तो शुक्र है उस एटॉमिक महायुद्ध के बाद से संचार व्यवस्था ठप पड़ गई थी। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को कंट्रोल रूम में पहुंचाने के बाद अब कमांडोज भी उन नक्सलियों को निपटाने में लग गए। थोड़ी देर में ही वहां मौजूद नक्सली और वैज्ञानिक ढेर हो गए। वे सभी कंट्रोल रूम की तरफ भागे। वहां इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की टीम कोडेक्स निकालकर गुप्त हथियार की जानकारियों को हार्ड डिस्क में संजो रही थी। मेजर, कैप्टन और शिवांश वहां पहुंचे। मेजर वहां पहुंचते ही पूछने लगे, मिला परमाणु बम? तब इंजीनियर्स की टीम ने उन्हें जो बात बताई उन पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कोई हथियार नहीं था। वो तो बस एक कंट्रोल रूम थी जिसे विश्व युद्ध होने से पहले इंडियन गवर्नमेंट बना रही थी। तो हथियार कहाँ है? शिवांश उनसे पूछा। यहाँ धरती पर तो नहीं है, एक इंजीनियर्स ने उत्तर दिया। तो क्या आसमान में है? कैप्टन विजय ने प्रश्न किया। हाँ, दूसरे इंजीनियर्स ने उत्तर दिया। भाग 8। तीसरा विश्व युद्ध से 5 वर्ष पूर्व। महायुद्ध से पहले भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर देश था। हर तरफ लोग सुकून से रहते थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने जमीन और समुद्र में परमाणु मिसाइलों का सफल किया। उसके बाद वे अंतरिक्ष से परमाणु मिसाइलों का सफल परीक्षण करना चाहते थे। उन्होंने उस परीक्षण के लिए श्रीहरिकोटा स्पेस एजेंसी से एक के बाद एक उपग्रह लॉन्च किए जो परमाणु मिसाइलों से लैस थे और उसके कंट्रोल रूम में जो भूमिगत था उस पर कार्य कर ही रहे थे कि अचानक अमेरिका और रसिया में बार छिड़ गया। विश्व के देश 2 दलों में बंट गए। भारत, हमारा देश जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा था, उस पर पाकिस्तान और चीन ने हमला कर दिया। भारत भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने लगा। अमेरिका ने रसिया पर अचानक परमाणु हमला कर दिया। इसके बदले में रसिया भी परमाणु हमला करने लगा। चीन भी जापान और भारत में परमाणु हमला किया, जो भारत के पंजाब और महाराष्ट्र में गिरा, जिससे करोड़ लोगों की मौत हो गई। बदले में भारत ने भी चीन और पाकिस्तान में परमाणु हमला किया। पूरे विश्व में परमाणु शक्ति वाले देशों ने जमकर कहर बरसाया और खुद ही खत्म हो गए। और वो गुप्त हथियार जो भारत बना रहा था, जिसे सब ने भुला दिया। लेकिन समय बीतने के साथ उस हथियार के ब्लूप्रिंट्स और कोडेक्स टिमेरा सांगवा के हाथ लग गए। भाग 9। वर्तमान समय। उस गुप्त प्रयोगशाला के कंट्रोल रूम में डॉक्टरों, इंजीनियर्स और कमांडोज की टीम सब कुछ समेट कर वहां टाइम बम फिट कर निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी उन्हें रेडियो पर बाबा बबलू का मैसेज आया, हेलो हेलो चार्ली, जल्दी निकलो, सभी नक्सलियों को खबर हो चुका है, वे लैब की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उसी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर उधर से रेडियो की लाइन कट गई। वे सभी जिस सुरंग से आए थे उसी ओर दौड़ते हुए तेजी से भागने लगे।
वे सुरंग को पार कर उसके मुहाने पहुंच चुके थे। अचानक उन्हें वहां कुछ हथियार बंद नक्सली दिखे जो उनको देखते ही उन पर फायरिंग करने लगे। उनकी फायरिंग से एक डॉक्टर वहीं चल बसा। मेजर को बाह में गोली लगी, लेकिन वो ठीक थे। कैप्टन विजय ने अपने कंधे में टंगा बंदूक हाथ में ली और उन सभी नक्सलियों पर निशाना साधने लगे। कुछ ही देर में वहां मौजूद सारे नक्सलियों को ढेर करने के बाद तेजी से वे आगे बढ़े और उस उजड़ी इमारत में पहुंचे जहां बाबा बबलू उनका इंतजार कर रहा था। कैप्टन विजय उन्हें वहां वैन में बैठाकर दूसरी ओर निकल पड़े। शायद उनका मिशन अभी बाकी था। वैन तेजी से कर्नाटका और गोवा की बॉर्डर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने देखा बहुत से ट्रक जिनमें नक्सली थे प्रयोगशाला की ओर जा रही है, कुछ हेलीकॉप्टर भी उसी ओर जा रही हैं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी प्रयोगशाला जमींदोज हो चुकी थी। वे गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचे उन्हें हथियार बंद नक्सलियों द्वारा घेर लिया गया। वे वहां से निकलने का कुछ उपाय सोचते उससे पहले ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। बाबा बबलू वैन को पीछे लेने लगा। तभी आसमान में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अचानक वहां आई और उन नक्सलियों पर रॉकेट दागने लगी। बहुत से नक्सली मारे गए, कुछ भागने लगे। उन पर मेजर केशव, शिवांश और बाकी के कमांडोज भी ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। बाबा बबलू तेज गति से वैन को दौड़ते उन नक्सलियों को रौंदते हुए बॉर्डर को पार कर लिया। हेलीकॉप्टर वापस लौटकर लैंड कर चुकी थी। सभी उस पर सवार हो गए और वापस अपने कैंप पहुंच गए। वहां उनका इंतजार खुद जनरल अभिजीत राठौड़ कर रहे थे। मिशन की सफलता का सबको वे बधाई देने लगे। इधर चिमेरा सांगवा को जब इसकी खबर मिली कि उसके प्रोजेक्ट को जमींदोज कर दिया गया है और इसमें भारतीय सेना का हाथ है, तो वो जनरल अभिजीत राठौड़ से बदला लेने का ठान लिया। इसी के साथ ये विज्ञान कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।